जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी पॉलिनोमियल की शुरुआत करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो का पहला वीडियो होने वाला है, पहला लेक्चर होने वाला है। चूँकि पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इजी चैप्टर होता है और बहुत ही कम टाइम में अगर इसको चाहें तो बच्चे कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। 3-4 नंबर के क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर दिया हुआ है। टोटल 14 चैप्टर्स हैं हमारे एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल है, तीसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चौथा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, छठा है ट्रायंगल, सातवां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आठवां है ट्रिग्नोमेट्री, नौवां है हाइट एंड डिस्टेंस, 10वां है सर्कल, 11वां है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 12वां है सरफेस एरिया वाला चैप्टर एंड 13 चैप्टर है स्टैटिक्स एंड 14 है प्रोबेबिलिटी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पे आप सभी को एनसीईआरटी की जो सीरीज़ मैंने चालू की है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, उस एनसीईआरटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बता रहा हूं तो सारे चैप्टर्स के कोशिश मेरी तरफ से ही रहेगी कि सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कराया जाए। और वन शॉट वीडियो में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसको आसानी से हम सभी कवर कर सकते हैं, उसका मैं वन शॉट वीडियो भी लेके आऊँगा। बाकी पीवाई क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसका मैं अलग से एक सीरीज़ चलाऊँगा। ठीक, आपको बस भरोसा बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ इस पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करके थोड़ा सा इसके अंदर तक हम लोग घुसेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात आती है कि पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, आप उसको समझाओगे कैसे? तो देखिए, जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को, यहाँ पे मैं 2 टर्म्स लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं कांस्टेंट और एक लिख रहा हूँ मैं वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ ऑपरेट करते हैं, यानी कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं, तो उससे जो एक्सप्रेशन बन के आता है वही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ा है, वेरिएबल और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में मैंने डिवीज़न को नहीं बताया है। तो डिवीज़न को मैं अलग से बताऊंगा कि डिवीज़न का क्या कॉन्सेप्ट होता है इस पॉलिनोमियल में। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिखा है, सपोज दैट मैंने एक कांस्टेंट 5 लिखा है और मैंने एक वेरिएबल x लिया है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है या फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस के साथ लिखूं या माइनस के साथ लिखूं या मल्टीप्लाई के साथ लिखूं, तो एक एक्सप्रेशन बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक एक्सप्रेशन। और यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? ये एक्सप्रेशन कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको डिवीज़न के प्रोस्पेक्टस से मैं देखूं, तो डिवीज़न के रिस्पेक्ट में बात चेंज हो जाता है। चेंज ये होता है कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वेरिएबल को जब मैं कांस्टेंट से डिवाइड करूँगा, वेरिएबल को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? वेरिएबल को जब मैं कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? कांस्टेंट से। तो जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? यही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कांस्टेंट को ऊपर और वेरिएबल को नीचे क्यों नहीं लिखा, तो इसका जवाब मैं आप सभी को देना ये चाहता हूँ कि अगर मैं कांस्टेंट को ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैंने कांस्टेंट को यहाँ पे 5 लिख दिया और वेरिएबल को मैंने नीचे लिख दिया x, तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? इसका कारण ये है कि ये जो x का पावर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 5 × x⁻⁻1 और x का पावर माइनस में कभी भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत पॉलिनोमियल में नहीं आता है। ठीक, अगर मैं इन सारी चीज़ों को मिला के एक बार में अगर मैं आप सभी को समझाऊं कि पॉलिनोमियल है क्या, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई के साथ ऑपरेट करते हैं, साथ में
वेरिएबल को जब मैं कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूं तो उससे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। आपको अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखना है कि वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव ना हो। वेरिएबल का पावर अगर कभी भी निगेटिव हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आता है। तो वेरिएबल का पावर क्या होगा? तो वेरिएबल का पावर पॉलिनोमियल में हमेशा होल नंबर होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा वो, ठीक। तो ये एक साधारण सी बात है। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, पॉलिनोमियल की परिभाषा मैंने आपको समझाया है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में है क्या। अब पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मतलब दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक तो हम पॉलिनोमियल को टर्म के बेसिस पे बांटेंगे। किसके बेसिस पे बांटेंगे? टर्म। और एक हम पॉलिनोमियल को बांट सकते हैं डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो टर्म के बेसिस पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो। कौन सा टर्म हो? सॉरी, अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है। जिसमें दो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक। और जिसमें तीन टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक। तो एक तो हम टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिए। अब बात आती है डिग्री। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेरिएबल डिग्री। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो रहा है तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल कहलाता है लीनियर। क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री क्या होती है? 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर डिग्री 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। हमको क्लास 10th में मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक। तो अभी ये चैप्टर जो है क्लास 10th के हिसाब से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं आपको एकदम बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये जो पूरा चैप्टर है हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। लेकिन हम बात यहाँ पे लीनियर और क्यूबिक की भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? करने वाले हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आप सभी इसको थोड़ा सा देख के नोट भी कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। फिर हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, क्या बनता है? ग्राफ बनता है। वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है। किस शेप का बनता है? यू शेप का। तो या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ग्राफ ऐसे बनेगा। या तो जो यू है उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा या तो नीचे की तरफ खुला रहेगा, ठीक। इसी यू शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, पैराबोलिकल शेप। क्या बोलते हैं? पैराबोला के शेप का है, ठीक। आप इसको यू शेप के हिसाब से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, अब चूंकि हम सभी को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो हम लोग डीप में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि इसकी क्या कहानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a, b और c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c में अगर मैं एक जगह पे 0 रख दे रहा हूँ, एक जगह पे क्या रख दे रहा हूँ? 0, ठीक है। तो एक जगह पे अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो क्या बचेगा? bx प्लस c। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा? तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है कि हम a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 जो है रखने वाले हैं। मतलब कि a की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक।
तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ग्राफ। तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारा है y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, या तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा या तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, या फिर इसको टच करके भी निकल सकता है, वो अलग बात है, वो क्वेश्चन के हिसाब से वैरी करेगा और चेंज करेगा। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ ऊपर से खुला हुआ और नीचे से खुला हुआ कब बनेगा, ये हमको कब पता चलेगा। तो ये अगर आपको जानना है तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि x² का जो कोफिशिएंट है, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x² इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x² इज लेस देन 0। अगर x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या है, 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव, और 0 से छोटा, छोटे का मतलब क्या होता है, 0 से निगेटिव। अगर x² का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो ग्राफ जो बनेगा वो इस शेप का बनेगा, ऊपर से खुला हुआ यू शेप में। और अगर x² का कोफिशिएंट आपको निगेटिव मिल रहा है तो इसका ग्राफ इस शेप का मिलेगा और वो नीचे से खुला रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, MCQ के फॉर्म में भी और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, चाहे यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ x एक्सिस को दो जगह पे कट किया है, एक ये जगह है और एक ये क्या है, ये वाली पॉइंट है। तो ये जो x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे ये वाला ग्राफ जो है कट किया है, चाहे ये वाला ग्राफ भी x एक्सिस को दो जगह पे जो कट किया है, तो इस ग्राफ के दो सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन होंगे। जो x एक्सिस पे, मतलब अगर मैं यहाँ से सीखना चाहूँ तो मैं क्या सीख सकता हूँ, हम सब ये सीख सकते हैं कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उस गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो x का जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है, x का मैक्सिमम पावर 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो मैक्सिमम 1 होंगे। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो इसके जो जीरोज होंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे, 2 होंगे। मिनिमम में क्या हो जाएगा, 0 1 2, लेकिन मैक्सिमम में क्या होगा, वो मैक्सिमम में हो जाएगा 2, ठीक है। कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा। हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम 2 जीरोज की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पहला जीरोज है, ठीक है, पहले वाले जीरोज में जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, और ये वाला जो पॉइंट है इसका जो मैं मान ले रहा हूँ पॉइंट ये है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैं मान ले रहा हूँ कि बीटा कॉमा 0। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, देखिए x एक्सिस पे मैं केवल इस वाले ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में अभी बात नहीं कर रहा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है। पहले पॉइंट पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो होगा अल्फा, और दूसरे वाले पॉइंट पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा उसका नाम होगा बीटा। यहाँ पे 0 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी और इस वाले पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने जो यहाँ पे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा और बीटा, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले इक्वेशन की, तो इसके जो जीरोज होंगे क्या होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो जीरोज क्या होंगे, अल्फा होंगे और क्या होंगे, बीटा होंगे, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज होंगे
तो इस इक्वेशन में अल्फा पुट करने पे और इसी इक्वेशन में बीटा पुट करने पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। जैसे मान के चलिए मैंने यहां पे लिखा है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहूँ तो इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिखूंगा x माइनस 2, इसको लिखूंगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर इसको 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आ रही है, पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू माइनस 2। ये जो पहली वैल्यू है इसको अल्फा बोलेंगे और ये जो दूसरी वैल्यू है इसी को क्या बोलेंगे, हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। और अगर मैं बीटा की वैल्यू माइनस 2 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा जो जीरोज हैं उस जीरोज को अगर गिवन इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ठीक वैसे ही अगर मैं इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का जीरोस क्या है, अल्फा है और क्या है, बीटा। अगर इस इक्वेशन में हम अल्फा और बीटा रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं कि नहीं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि वो उसका क्या है, जीरोज है। तो अगर हम x इक्वल्स टू अल्फा रखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। और अगर हम x इक्वल्स टू बीटा रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 तो क्या निकल के आएगा, अगर मैं x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा x स्क्वायर माइनस बीटा x, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा x और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से मैं माइनस x कॉमन ले लूँगा तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस x मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा है ना, यहाँ पे मैंने x लिखा है, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है, ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आया है और यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और इस वाले इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी कि इस इक्वेशन में भी मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करूँगा, यूनिट करूँगा, यानी 1 करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर रहा हूँ तो 1 कोफिशिएंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा तो इसको अगर मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर अपॉन a। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा इसको अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a x और प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। जब 0 को a से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो यहाँ पे ये a से a कट जाएगा, ठीक है, a से a क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, यूनिट हो गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, यूनिट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट हो गया तो मैं अब इसके नीचे इसको लिख दूंगा x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस b अपॉन a x और ये हो जाएगा प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से,
मैं अब इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर कर रहा हूँ। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b/a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मैं अगर लिखूँगा तो इसको क्या लिखूँगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b/a। ठीक है, ये माइनस अगर इधर ट्रांसफर होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। ठीक है, तो एक रिलेशन हमको यहाँ से पता चला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, और दूसरा अगर मैं ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो हमको निकल के आएगा, हमारे सामने वो निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और ये दूसरा रिलेशन हमको पता चला। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिलेशन निकल के आया है इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये फॉर्मूला जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो माइनस b/a है इसको आपके बुक में क्या लिखा गया है, b को लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a को लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक वैसे ही c को लिखा गया है कांस्टेंट और a को लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो ये फॉर्मूला जो है कहाँ से आया है ये मैंने आपको बताने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया कहाँ से है। ठीक, और अल्फा होता क्या है और बीटा होता क्या है, अल्फा की इंपॉर्टेंस क्या है, बीटा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी मैंने आपको समझाया है। आपको ये भी समझाया है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा उसकी भी संभावना मैंने आपको बताया है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा ये भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जैसे मान के चलिए कि आपको दिया गया हो सम ऑफ जीरोस और दिया गया हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, वो आप निकाल लोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। आप इसको वेरीफाई भी कर लोगे, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे और देखेंगे भी उसको। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में दिया गया हो कि सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और उस केस में आपको जो है ये बताना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उस फार्मूले को भी अभी हम देखेंगे, इसको तब तक हम इरेज कर ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद से हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सभी ने क्या पढ़ा है, हम सभी ने अभी तक दो फार्मूले पढ़े हैं। पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, और दूसरा हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू बोलते हैं c/a। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई हो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई हो, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला आपको बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला बनाने के लिए जो इक्वेशन होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को आपको याद रखना है x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला कब लगेगा? ये फार्मूला तभी लगेगा जब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, या फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको पता होगी, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बिना इस फार्मूले का यूज़ किए हुए भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी हम क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे कि उसका यूज़ करके हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला एक लाइन का है। इस फार्मूले को याद करके आप 2 लाइनों में आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा मेथड है उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 3-4 लाइन कम से कम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है, क्योंकि आपको केवल 2 ही चीज़ पता होनी चाहिए, या तो अल्फ़ा और बीटा पता हो आपको, या सम ऑफ ज़ीरोज़ पता हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता हो। सीधे आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है। इसी फॉर्मूले को बोला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फार्मूला एकदम अच्छे से आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन देखिए, अब जो भी थियोरी मैंने आप सभी को अभी पॉलिनोमियल में बताया है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया है? स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉलिनोमियल का डिफिनीशन बताया है। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन पढ़ने के बाद हम सभी ने ये जाना है कि पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे, ठीक। टर्म के बेसिस पे भी हमने पढ़ा है और डिग्री के बेसिस पे भी पढ़ा है। डिग्री के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने आपको बताया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि वो आपको क्लास 10th में दिया हुआ है, और क्लास 9th में हम सभी ने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ग्राफ भी बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो यू शेप का होता है, या तो ऊपर से खुला रहेगा या तो यू में वो नीचे से खुला रहेगा। अब डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक। हमने ग्राफ भी बनाया है। ग्राफ बना के मैंने बोला है कि कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है, अगर एक बार कट करेगा तो वो पॉलिनोमियल के 1 ज़ीरोज़ को बता रहा है, अगर 2 बार कट कर रहा है तो वो 2 ज़ीरोज़ को बता रहा है, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो वो 3 ज़ीरोज़ को बता रहा है कि उस गिवन पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक। फिर हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन ए। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके बाद से मैंने बताया था कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है तो अल्फा और बीटा को अगर हम उस गिवन पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उस गिवन पॉलिनोमियल को वो क्या कर रहा है? वो 0 कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? ज़ीरोज़ बोला जा रहा है, ठीक। फिर हमने आपको डेरिवेशन बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए कहाँ से आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद से हमने ये पढ़ा है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बोला है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिना इस फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो और जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, 3-4 नंबर ये फ्री के होते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता इस चैप्टर में मेरे ख्याल से सबको नहीं होती है, ठीक। थोड़ा बहुत बस पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, 3 ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है कि किसी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देख के ही आपको बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं या फिर कोई भी ग्राफ हमको दिया हुआ है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, उस पॉलिनोमियल के उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। और उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्यों होंगे इस पे चर्चा हम लोग शुरुआत में अभी किए हैं। ठीक है, सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 बार, 2 बार और 3 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकल के आएंगे वो 3 निकल के आएंगे। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, हमको एक्स एक्सिस से मतलब है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 0 होंगे। अब इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, अगर थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये 2 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके 2 क्यों होंगे। इसके पीछे की कहानी ये है, हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अगर मान के चलिए कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, सपोज दैट यही वाला इक्वेशन है, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अगर आप इसको लिखोगे, x के जगह पे कोई वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। मान लीजिए सपोज दैट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे आपने वैल्यू पुट किया है, तो y की वैल्यू भी कुछ निकल के आएगी। जब 2 वैल्यू निकल के आएगी दोनों ही क्या होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, पॉइंट को जब आप लोकेट करोगे तो वो जो ग्राफ बनेगा वो यू शेप का बनेगा। यू शेप का या तो ऊपर के शेप का बनेगा या तो नीचे यू के शेप का बनेगा, मतलब नीचे की तरफ या तो खुला रहेगा या तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा, वो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मान के चलिए कि इसका ग्राफ मैंने बनाया और इसका ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आया, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी पॉइंट निकल के आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट यहाँ पे है और कुछ पॉइंट यहाँ पे है, तो वो पॉइंट नंबर्स में होंगे 1 2 3 4 5 या फिर फ्रैक्शन में होंगे या फिर डेसिमल में होंगे, ऐसे करके कुछ वैल्यू होगी उसकी। वो वैल्यू अगर हम उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो इस गिवन पॉलिनोमियल को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं। क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर 2 बार कट कर रहा है तो 2 ही ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, अगर 1 बार कट कर रहा है तो 1 ज़ीरोज़ होगा, अगर एक भी बार नहीं कट कर रहा है जैसे कि यहाँ पे तो ज़ीरोज़ होंगे ही नहीं होंगे। अभी हमने सीखा है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो पहुँच सकता है वो कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 and 2। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सम की वैल्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है -3, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है कितना, -3, और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। देखिए ये फॉर्मूला हमने अगर याद किया है तो कितना आराम से 2 लाइनों में इसका आंसर हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10।
पहले आपसे बोल रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जीरोस निकालते हैं, ठीक। तो जीरोस निकालिए, तो देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसका जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही हमारे पास रास्ता है, हम इसका फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे, जोड़ के साथ लेके आना है। 5 2 10 और 5 और 2 कितना होता है 7। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 दोनों में है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -2 निकल के आएगी, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5 यहाँ से निकल के आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू -2 निकल के आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -5 निकल के आएगी। यानी कि एक अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा। यही तो जीरोज़ होंगे। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। अब कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई इट्स बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, मतलब इसको वेरीफाई करना है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसके साथ हमको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू भी -5 है, तो -2 और -5। यहाँ क्या है, माइनस इंटू बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या है ये, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 7 लिख दूंगा अपॉन a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू कितनी है 1। ये हो जाएगा -2 और -5 कितना होगा, -7 इक्वल्स टू ये कितना होगा, -7 इक्वल आ गया। आप दूसरे रिलेशन में भी रख सकते हैं। दूसरा वाला रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 इक्वल्स टू सी, मतलब कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 10 है इस इक्वेशन में, तो 10 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो -2 इंटू -5 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी 10। देखिए ये भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। हमने इसको क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अब ठीक वैसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x। इसको हम हमको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं और इसको वेरीफाई करने हैं। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो कांस्टेंट है इसको बाद में लिखा जाता है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर -7x और -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहले मैं इसका फैक्टर करूंगा और फैक्टर करके क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, मतलब अल्फा और बीटा होगा वो। तो अगर मैं इसका फैक्टर कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं लिखूंगा इसको, देखिए ध्यान से, 6 3 18, 18 को घटा के 7 लेके आना है और मल्टीप्लाई करने पे 18 होना चाहिए और उसके फैक्टर करने पे घटा के क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 9 2 18 होता है और 9 में से 2 जाता है तो 7 आता है, लेकिन माइनस में लेके आना है तो -9 और +2 करेंगे। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद जो भी वैल्यू आती है हम ये वाला साइन देखते हैं कि अगर माइनस है तो घटा के लाना है, प्लस होगा तो जोड़ के लाना है। बहुत सिंपल सा ये रूल होता है, ठीक। ये क्लास 9th और क्लास 8th में बता दिया जाता है बच्चों को। और मैंने भी अपने कई सारी वीडियोज़ में लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सब में मैंने जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है मैंने बताया है सबको, ठीक। तो यहाँ पे भी आप देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 18 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 9 होगा, 9 में से 2 माइनस करूंगा तो 7 आएगा, लेकिन माइनस लेके आना है तो -9 + 2 करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 6x स्क्वायर -9x + 2x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 2 जा 6, तो 2x -3 और यहाँ पे +1 कॉमन ले रहा हूँ तो 2x -3 इक्वल्स टू 0। अगेन 2x -3 दोनों में है तो 2x -3 और यहाँ पे क्या बचा, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। इसको अगर मैं 0 के इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू -1/3 आएगी, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a में वैल्यू पुट करेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS हम दिखाएंगे। हमारे लिए इजी होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a में वैल्यू पुट करना। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करिए, ये क्या है, एक अल्फा है और ये वाला क्या है, एक बीटा है। तो अल्फा की जगह पे है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे क्या है, -1/3 इक्वल्स टू। अब c की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, तो c की वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब
3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 6। यहाँ पे समझिए ये और ये कट गया, कितना आएगा, यहाँ माइनस है तो -1/2, ठीक है। और यहाँ से कटा देंगे 1 और 2, यहाँ से भी क्या निकल के आएगा, -1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक। तो अभी हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, जो भी क्वेश्चन लगाया है, इतना आप सभी को आना चाहिए, ये एकदम ज़रूरी है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बेसिक से क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक। अब यहाँ पे आपको इतना सारा करने के बाद, ये सारी वीडियोस को, इस वीडियो को देखने के बाद, ये क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाना है और सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है विथ एग्जांपल्स, ठीक। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछना होगा ग्राफ वाला, 1 नंबर में पूछ लेगा। थोड़ा सा और डीप में जाना होगा, पूछ लेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, यू शेप में भी कैसा बनेगा, ऊपर से खुला रहेगा कि नीचे से खुला रहेगा। केस स्टडी में भी इसका यूज़ कर देगा। ये सारे क्वेश्चंस 3 नंबर में आते हैं। पिछली साल भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे कि आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं और उस ज़ीरोज़ को क्या करना है, कोफिशिएंट और नंबर ऑफ कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के रिलेशन में क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले में क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करके वेरीफाई भी करना होता है, ठीक। तो यही सारे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और ये फ्री का नंबर होता है। लगभग सारे बच्चों को ये चैप्टर्स खूब आराम से आना चाहिए और बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है नहीं। बहुत सारे चैप्टर्स हमारे क्लास 10th में ऐसे दिए हुए हैं जिनको अगर हम चाहें तो 3-4 दिन में खूब आराम से पढ़ के, एक बार अगर पढ़ लिए रहेंगे तो 3-4 दिन में खूब आराम से उसको हम रिवीजन कर लेंगे और उसके नंबर लगभग पक्के होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम साइड बुक की जो सीरीज़ है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, साथ में 1 शॉट वीडियो भी आता रहेगा, ठीक है। ऊपर से एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के सोल्यूशन की जो सीरीज़ मैं चालू किया हूँ, उस सीरीज़ को तो हम करेंगे ही करेंगे। और उस सीरीज़ की खासियत ये है कि उसमें केवल आपको सोल्यूशन नहीं बताया जाता है, सोल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा और इसको हमने ऐसे ही क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको केवल सोल्यूशन ही प्रोवाइड कराया है। कोई फार्मूला अगर यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो फार्मूला आया कहाँ से है ये भी मैंने आपको बताया है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला फार्मूला देखा था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला कहाँ से आया है ये भी मैंने आप सभी को बताया था। फिर उसके बाद से AP में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला कहाँ से आया है। sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला कहाँ से आया है। भले ही इन फार्मूले का डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा हो, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप 11th में जाएंगे और जब 12th में जाएंगे तो जितनी भी सारी चीज़ें आप क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th और 12th में भी पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है और बहुत ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको आगे चल के फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी बोर्ड एग्जाम्स में जो फ़ायदा मिलेगा वो फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, मार्क्स आपके जो अच्छे आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आगे की पढ़ाई जब भी आप करोगे, आपका अगर बेसिक क्लियर होगा, अगर आपका बेस मजबूत होगा, तो आप टफ से टफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन, देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि आते हुए क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं हम, ये गणित नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं होता है। मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके सामने अगर नए क्वेश्चन आए तो आप उस नए क्वेश्चन को भी आसानी से कर पा रहे हो, और ये आसानी से आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके सामने अगर नए क्वेश्चन आएंगे आपका दिमाग हिल जाएगा, आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। इसलिए अभी टाइम है, अभी आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, आपका कंसंट्रेशन उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है, और बेचैनी आपकी बढ़ती जाएगी। अब बहुत अच्छे से बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं और बहुत अच्छे से नई चीज़ों को भी आदमी नहीं पढ़ पाता है जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, ठीक। तो एक कहने का मतलब ये है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लग रहा हो
कि मैं जो भी यहाँ पे आप सभी को ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी आप सभी को मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो आपका काम बस ये होना चाहिए कि आप पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लगाइए। उसके बाद आप साइड बुक पे जाइए, जब एग्जाम्स नज़दीक आएंगे तो आप लगाइएगा PYQ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट लेकिन अभी जो आपका काम है उस काम को आप ईमानदारी से करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।